हेलो बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो गया था। न्यूक्लियर फिशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज उससे रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स करके फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़ेंगे। वो एडिशनल पॉइंट्स जो जनरली जिन पर क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन बचा है। उसके बाद में कुछ एक प्रॉब्लम्स करके और फिर इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं कम्प्लीटली। तो बात करते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन it is the phenomenon of फ्यूजिंग का मतलब होता है कंबाइनिंग या फिर जॉइनिंग, यानी कि जुड़ना, ऑफ टू और मोर न्यूक्लियस। तो इसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं और मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। और साथ में कुछ एक एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को हम क्यू एनर्जी कहते हैं। ये दो न्यूक्लियस हैं, दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियस, और ये मिलकर के बनाएंगे सी और साथ में आएगा क्यू एनर्जी। तो सिंपल रिएक्शन होती है। हालांकि फ्यूजन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि फ्यूजन बहुत ही कम न्यूक्लियस का हो पाया है। एक्चुअली फ्यूजन करने के लिए बहुत हैवी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फ्यूजन करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर ए का जो मास है वो एम ए और बी न्यूक्लियस का जो मास है वो एम बी और सी न्यूक्लियस का जो मास है वो एम सी, तो यहाँ पर एम ए प्लस एम बी, क्योंकि ए न्यूक्लियस और बी न्यूक्लियस मिलकर के सी बनाएंगे, तो ये बनेगा एम सी और प्लस साथ में एनर्जी भी आएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों का मास मिल करके ये जो एम सी आएगा वो इनके मास से सम से कुछ कम आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो ये 2 है और ये 3 है तो ये 4 आएगा। बाकी का जो डेल्टा एम आएगा, यानी कि मास में जो कमी आएगी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्योंकि 2 और 3 5 होना चाहिए था, लेकिन 4, बाकी का मास कहाँ चला गया। तो इसके अंदर डेल्टा एम जो आएगा वो एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी आएगा। इसका मतलब एम ए प्लस एम बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एम सी से तो ज़्यादा ही होगी। तो एनर्जी जो इसमें रिलीज होने वाली है क्यू एनर्जी, वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हो जाएगी, या फिर अगर आप ए एम यू में ले रहे हो तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन, इस रिएक्शन को हाइड्रोजन साइकिल भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, यानी 1H1 1H1, ये मिल करके एक हीलियम का न्यूक्लियस देते हैं। साथ में हमें 2 बीटा पार्टिकल्स मिलते हैं, पॉजिट्रॉन, और इसके साथ में हमें अप्रॉक्सीमेटली 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी मिलती है। So this is the example of fusion. अगर आप एनर्जी पर फिशन और फ्यूजन को कंपेयर करें तो एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन, यानी कि एक न्यूक्लियस के फिशन में जो एनर्जी आई थी वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी, और एनर्जी पर फ्यूजन जो आई है यहाँ पर वो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम इन एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं तो फिशन में जो एनर्जी मिलती है आपको पर फिशन में, एक फिशन में, वो फ्यूजन से ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन की बात करते हैं, पर न्यूक्लियन, तो फिशन के अंदर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 235 से मिला था हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने, यूरेनियम यू 235 से, तो 235 न्यूक्लियन से मिला था ये। इसका मतलब पर न्यूक्लियन जो एनर्जी हो जाएगी वो 200/235 हो जाएगी। ये किसमें था, ये फिशन में। जबकि फ्यूजन में 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आई है, ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, 4 का डिवाइड करेंगे हम तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो मिलता है हमें वो 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, और ये हमें जो मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलता है। तो इसका मतलब ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सिर्फ पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हो, इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन एनर्जी जो होती है वो फिशन में कम होती है और फ्यूजन में ज़्यादा होती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक बार फिजन में ज़्यादा लिखा है और एक बार फ्यूजन में ज़्यादा लिखा है, दोनों अलग अलग रेफरेंस में है। अगर आप एक फिशन या एक फ्यूजन की बात करते हैं तब तो फिशन में ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, फिशन में, जिसमें एक न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। और यही अगर आप बात करते हैं पर न्यूक्लियन की, तो पर न्यूक्लियन जो एनर्जी होती है वो फ्यूजन में ज़्यादा होती है और फिशन में कम होती है। ठीक है ना। फ्यूजन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर,
हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी, ठीक है। इतना हाई टेम्परेचर इसकी इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और हाई प्रेशर, ठीक है ना, ये अर्थ में पॉसिबल नहीं हो पाता है। अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लैब नहीं बनी जहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो फ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमें मिल पाए। इसलिए ऐसी रिएक्शन जो होती है वो सन पे ही मिलती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो अधिकतर आपको सन पे ही मिलेगा। एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन। सन पे जो एनर्जी है उसका सोर्स ही न्यूक्लियर फ्यूजन है। ये जो पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा इसमें बहुत सारी बातें याद करने वाली हैं, तो आप इसको ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा, तो आपको बिल्कुल एग्जाम में जैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आते हैं वो सब कुछ मैंने आपको इसमें क्लियर कट लिखा दिया है। तो इन बातों पर आप जरूर ध्यान लगाइएगा। तो ये था फिशन और फ्यूजन, ठीक है। तो कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं अब। जैसे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि इफ मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर फ्यूजन is 0.05%, तो what energy will be liberated, यानी कितनी एनर्जी निकलेगी liberated by the fusion of 1 किलोग्राम मास। यानी 1 किलोग्राम मास के न्यूक्लियस का अगर हम फ्यूजन करवाएंगे तो कितनी निकलेगी। तो पहला तो आप ऑप्शन देख लेना कि जूल में है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। यहाँ पर आपको डेल्टा एम जो दे रखा है वो है 0.05% इसका 1 किलोग्राम का, क्योंकि 1 किलोग्राम मास है, इसका मास डिफेक्ट हो जाएगा 0.05%। तो 0.05 बाय 100 इंटू 1 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम। अगर जूल में ही आपको आंसर लाना है तो आप सीधा ला सकते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से। तो डेल्टा एम की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और सी स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻12 जूल। अब आप चाहें तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पहले मास को एएमयू में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। अगर आपको आंसर एएमयू में चाहिए और एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम से 1 एएमयू बनता है। तो 1 किलोग्राम से
इतना AMU आ जाएगा, और आपके पास में जो मास है वो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो AMU में ये मास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ और डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻27। तो ये हो जाएगा 50/16, 27 ऊपर जाएगा तो 23 AMU। 16 3 जा 48 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3.1 या 3.01 मान लीजिए। और 10⁻23 AMU आ गया। तो एनर्जी आ जाएगी 3.1 इंटू 10⁻23 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे आप कि ऑप्शन किस में दे रखा है, जूल में दे रखा है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द एनर्जी रिलीज्ड बाय द फिशन ऑफ 1 किलोग्राम या 1 ग्राम ले लेते हैं U235। 1 ग्राम U235 से कितनी एनर्जी आएगी, ठीक है ना। तो इससे आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप एक तो रियल टाइम सी स्क्वायर से भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप चाहें तो ये पता लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है और ये बात आपको जानकारी होनी भी चाहिए कि एक यूरेनियम U235 के न्यूक्लियस से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिलती है। तो आप 1 ग्राम में पता लगा लें कितनी न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दे रखा है आपको 235, इसका मतलब ये हुआ 235 ग्राम में कितने न्यूक्लियस होंगे, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो इतने न्यूक्लियस आ गए, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिल गया आपको। तो ये आसान रह गया क्वेश्चन। एक न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी मिल रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी जो मिलने वाली है यहाँ पर वो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23/235 इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर आप चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मेगा का मतलब 10⁻6 लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप ये रख देंगे तो जूल में आ जाएगा। वैसे इसकी जो वैल्यू आती है, आप चाहे तो इसको एज स्टैंडर्ड भी याद कर सकते हैं। 1 ग्राम U235 से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 इंटू 10⁻⁴ किलो वाट आवर। एक ग्राम से, तो एग्जाम में अगर 100 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम आएगा तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिशन और फ्यूजन के बाद में कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं
इस पर हम जरा विचार कर लेते हैं एक बार। एडिशनल पॉइंट्स, नंबर 1 एक्टिविटी। एक्टिविटी को हिंदी में सक्रियता भी कहते हैं या इसको डिके रेट भी कहते हैं। dN/dt को एक्टिविटी कहा जाता है, यानी एक्टिविटी का मतलब होता है डिके पर सेकेंड या डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड। इसको एक्टिविटी कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी का रेट ऑफ डिके। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी यूनिट जो होती है, बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे कि 1 बैकेरल। बैकेरल नहीं, आपको पता है कि इसका डिस्कवर किया था। 1 बैकेरल का मतलब होता है 1 डिके पर सेकेंड। एक होता है क्यूरी, और 1 क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिके पर सेकेंड, जो कि 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी होती है। यानी 1 ग्राम रेडियम रखेंगे आप, तो वो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिके पर सेकेंड से वो डिके होता है। या फिर 1 रदरफोर्ड, रदरफोर्ड सोडी के लॉ से 1 रदरफोर्ड जो होता है वो 10 की पावर 6 डिके पर सेकेंड होता है। ठीक है, एक्टिविटी पर प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, तो पहले हम एक्टिविटी को समझें। dN/dt को एक्टिविटी कहते हैं, और एक्टिविटी जो होती है, आप जानते हैं n बराबर क्या होता है, n0 की पावर माइनस लैम्डा टी। तो इससे अगर आप dN/dt पता लगाएंगे, dN/dt, तो उसकी वैल्यू मिलती है आपको माइनस लैम्डा n। यानी कि एक्टिविटी जो होती है, यही तो रदरफोर्ड सोडी का लॉ था, एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस एक्टिव हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर t इक्वल टू 0 पर आपके पास में एक्टिव न्यूक्लियस कितने होते हैं, उस समय आपके पास में एक्टिव न्यूक्लियस n0 होते हैं, तो एक्टिविटी हो जाएगी a0। और t टाइम के बाद में आपके पास में कितने बचते हैं, एक्टिव न्यूक्लियस आपके पास में n बचते हैं। n बचते हैं तो एक्टिविटी हो जाएगी आपके पास में a। जैसे आप जानते हैं n इक्वल टू होता है n0 की पावर माइनस लैम्डा टी। a0 बराबर लैम्डा n0, a बराबर माइनस लैम्डा n। यानी कि लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे आप
और यहाँ पर जो लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वो उस समय पर कितने न्यूक्लियस एक्टिव हैं उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर a बाय ए नॉट किया तो ये लैम्डा n बाय लैम्डा n नॉट आ जाएगा, जो बराबर होगा e की पावर माइनस लैम्डा t के। इसका मतलब एक्टिविटी का रिलेशन भी वही आता है जो न्यूक्लियस का रिलेशन आता है। तो न्यूक्लियस की फॉर्म में जो इक्वेशन आपने याद की थी n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, वैसे ही आप एक्टिविटी की फॉर्म में करेंगे a इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। पर ध्यान रहे यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस और यहाँ पर a है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब ये है dn बाई dt। दोनों अलग अलग हैं लेकिन तो भी रिलेशन एक जैसा ही है। और बाकी बातें आपको वही जो हाफ लाइफ की जो थी, जो आपकी यहाँ पर काम आया करती थी न्यूक्लियस में, वो यहाँ भी काम आएंगी। जैसे कि आफ्टर n हाफ लाइफ मैंने आपको बताया था n बराबर होता है n नॉट बाय 2 की पावर n, तो यहाँ a हो जाएगा a नॉट बाय 2 की पावर n। ठीक है। और आफ्टर n मीन लाइफ्स n बराबर n नॉट बाय e की पावर n, तो a बराबर a नॉट बाय e की पावर n। तो ये रिलेशन वही है जो उसमें थे, यहाँ पर भी वही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। एक्टिविटी पर क्वेश्चंस जो आएंगे वो भी इसी तरह से आएंगे जैसे न्यूक्लियस के आते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं दोनों में, तो जो फॉर्मूले आपने न्यूक्लियस के याद किए हैं वही आप एक्टिविटी के लिए भी याद कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 का सब समझाई दिया था पहले भी। दूसरा एडिशनल पॉइंट हम ले लेते हैं ग्राफ। मैं करता हूँ कॉल, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पहला ग्राफ है n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी के अंदर एक्टिव न्यूक्लियस और टाइम के बीच में, एक्टिव न्यूक्लियस और टाइम के बीच में जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है कि यहाँ पर ले रहे हैं आप एक्टिव न्यूक्लियस और यहाँ ले रहे हैं टाइम n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आता है। और t इक्वल टू 0 पर जहाँ ये ग्राफ शुरू होता है वो इनिशियल न्यूक्लियस होते हैं। जब टाइम की जो वैल्यू है, टाइम की जो वैल्यू है टाइम की जो वैल्यू है वो हाफ लाइफ के बराबर होती है या मीन लाइफ के बराबर होती है।
तो एक हाफ लाइफ में न्यूक्लियस की जो संख्या है वो पहले की ठीक आधी हो जाती है, n0/2, और एक मीन लाइफ में तो ये तो है t हाफ और ये है tau n0/e। किसी भी पॉइंट पर आपको स्लोप चाहिए तो स्लोप एट एनी पॉइंट वो आपको dn/dt मिलेगा, और वो बराबर होगा -λn के। जैसे कि पॉइंट A है और पॉइंट B है, अगर आपको स्लोप चाहिए पॉइंट A पर तो ये हो जाएगा -λn0/2। आपको स्लोप चाहिए B पर तो ये हो जाएगा n0/e। अगर आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए तो ये होगा e/2। स्लोप तो आपको पता ही है, लाइन जो x एक्सिस से एंगल बनाती है, तो इस पर तो ये स्लोप आएगी और इस पर ये स्लोप आएगी। दूसरा जो ग्राफ होता है ln n और t के बीच में, तो n/n0 बराबर लॉग लेंगे हम ln n माइनस ln n0 अगर इसको आप ले रहे हैं y एक्सिस पर, इसको ले रहे हैं x पर, तो ये y इक्वल टू -mx प्लस c टाइप का ग्राफ बनेगा, जिसका इंटरसेप्शन पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव आएगा। यहाँ ले रहे हैं हम ln n और यहाँ ले रहे हैं t। t इक्वल टू 0 पर, ये t इक्वल टू 0 पर n बराबर n0, ठीक है। और इस लाइन की जो स्लोप आएगी वो आपको दिख रहा है नेगेटिव तो है ही, और वो -λ मतलब डिके कांस्टेंट के बराबर है। कंपैरिजन करें अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस का, तो अलग अलग न्यूक्लियस हैं। अगर ग्राफ हम n और t के बीच में खींच रहे हैं, एक ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ ऐसा है। मान लीजिए ये है सैंपल A के लिए और ये है सैंपल B के लिए। अब किसका लैम्डा कम किसका लैम्डा ज़्यादा होगा? तो न्यूक्लियस, अगर आप n0/2 की बात करें तो एक का हाफ लाइफ यहाँ आएगा और एक का हाफ लाइफ यहाँ आएगा। तो हाफ लाइफ जिसकी ज़्यादा होगी उसका लैम्डा कम होगा। ये B का ग्राफ है और ये A का ग्राफ है। टी ए की हाफ लाइफ बड़ी है टी बी से,
तो लैम्डा ए छोटा होगा लैम्डा बी से। जिसका डीके ज़्यादा होगा उसका ग्राफ हमेशा नीचे आएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो हमने कर लिए यहाँ पर। न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, फिर भी आप क्वेश्चंस करें, और नहीं हो तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आप इसके ज़्यादा नहीं करें तो आप इसके PYQ जरूर कर लें, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें फॉर्मूला लिमिटेड है, तो क्वेश्चंस उसी टाइप के आते हैं। PYQ में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो आपको अगर रिवाइज करना है तो आप इसके केवल PYQ ही कर लें। और PYQ करने में भी अगर आपको परेशानी है तो आप ऐसा कर लें, 2005 से लेकर के 2023 तक के PYQ कर लें। बस ये PYQ कर लेंगे अगर आप, तो आपका रेडियो एक्टिविटी के और न्यूक्लियर फिजिक्स के 2 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो 2 क्वेश्चंस आपके हर हालत में सही हो जाएंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर।